टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डू वी ब्रीथ। हम लोग जो है इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक से पहले जो हमने कंप्लीट किया है दैट इज़ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन हमने जो है रिस्पिरेशन में जो हमने डेफिनेशन देखा कि दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड से कैसे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, तो ये प्रोसेस है रिस्पिरेशन। अब इस प्रोसेस में ये जो एनर्जी मिलने वाला प्रोसेस है दिस इज़ रिस्पिरेशन। और ये रिस्पिरेशन में जो है ब्रीदिंग एक पार्ट है, सांस लेना पार्ट है। और इस ब्रीदिंग में आपको मैंने दो पार्ट बताए थे, दैट इज़ ब्रीदिंग में इनहेलेशन एंड अदर वाज एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन में तो हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा कि सांस अंदर जा रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे इनहेलेशन, और सांस बाहर निकल रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सहेलेशन। ये क्लियर हो गया था। अब हम लोग इस सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनहेलेशन में आखिर होता क्या है और एक्सहेलेशन में आखिर होता क्या है। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। इनहेलेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सहेलेशन। सो फर्स्ट व्हाट हैपन, क्या क्या रास्ते होते हैं जिसके वजह से एयर अंदर जाता है, जहाँ से जो रास्ता है जिससे एयर जाता है, और उसके बाद कैसे वो लंग्स तक पहुँचेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं। कहाँ से सांस लेते हैं? नॉस्ट्रिल से। हमने नॉस्ट्रिल से सांस लिया, एयर गया, और एयर जो है नॉस्ट्रिल्स में जैसे इनहेल किए हम लोग नॉस्ट्रिल से, तो ये चला गया नसल कैविटी में। ये कहाँ चला गया? नसल कैविटी में चला गया। और नसल कैविटी में जाने के बाद ये पहुँचा लंग कैविटी में थ्रू विंड पाइप। तो पहले क्या हो गया? नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नसल कैविटी, और नसल कैविटी से विंड पाइप, और विंड पाइप से लंग्स। यहाँ तक ये रास्ता है। तो ये हम जो है पहला हो गया पहले हो गया नॉस्ट्रिल, उसके बाद नसल कैविटी, उसके बाद विंड पाइप, और उसके बाद लंग्स। उसके बाद क्या हो गया? लंग्स। और सांस ऐसे ही जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो उल्टा चलेगा, लंग्स से विंड पाइप, विंड पाइप से ये हो जाएगा नसल कैविटी, और नसल कैविटी से हो जाएगा आपका नॉस्ट्रिल। तो ये प्रोसेस होता है, और इसके थ्रू जो है इनहेलेशन इधर से इधर हो गया इनहेलेशन, और इधर से उधर हो गया रास्ता एक्सहेलेशन। तो ये प्रोसेस होते हैं। अब होता क्या है, अब देखते हैं क्यों इनहेलेशन में जो है क्या होगा। तो इनहेलेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो ये कर रहा है लंग्स, और लंग्स का घर है चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट है, किस में रहता है? वो रहता है चेस्ट कैविटी। और ये जो चेस्ट कैविटी है इसके चारों ओर क्या है? रिब्स है। इसके चारों ओर क्या है? रिब्स है। अब ये रिब्स जो होंगे तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये है, हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं ये है हमारा ऊपर वाला जो है, ये है हमारा चेस्ट कैविटी। ओके, ये क्या हो गया? चेस्ट कैविटी। और इसमें क्या है? रिब्स है। इसमें क्या है? रिब्स है। और नीचे हो गया फ्लोर। फ्लोर हो गया आपका डायफ्रम। फ्लोर क्या हो गया? डायफ्रम हो गया, जो कि मस्कुलर सीट है। मस्कुलर सीट क्यों है? क्योंकि रबर जैसा है, ये फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो ये मस्कुलर सीट है। और उस घर के अंदर जो है, जिसकी दीवारें रिब से बनी हुई है और फ्लोर जो है वो डायफ्रम से बना है, उसके अंदर रहता है लंग्स। उसके अंदर क्या रहता है? लंग्स रहता है। अब क्या होगा कि जैसे ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में जो है जैसे हम लोग सांस अंदर लेते हैं उससे पहले क्या होता है, तो इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है कि इनहेलेशन में क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमें लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? जैसे योगा का हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? लंग्स का कैपेसिटी, ये जो यौगिक एक्सरसाइज है वो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। अब इसमें होगा क्या? डायफ्रम अब सबसे पहले हम देखेंगे ये जो चेस्ट कैविटी है वो बना किससे है। तो ऊपर हो गया रिब्स,
और नीचे हो गया डायफ्राम। और डायफ्राम कैसा है, वो मस्कुलर है, वो फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, और फैलने और सिकुड़ने से उसका साइज जो है रिड्यूस करेगा और जो है बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है इनहेलेशन में जनरली चेस्ट के साइज़ को बढ़ाना है। तो जनरली हम लोग सांस लेते हैं तो आप देखते होंगे चेस्ट जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और जैसे सांस लेते हैं वैसे चेस्ट नीचे चला जाता है। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल एक रूम की तरह इमेजिन करो, और जिसकी जो फ्लोर है वो मस्कुलर डायफ्राम से बना, ये मस्कुलर है, डायफ्राम से बना हुआ है। तो क्या होगा कि कैसे जो है लंग्स अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा, कैसे रूम अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो अगर हम क्या करते हैं, इसके जो है इसका रूम का साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं, इसकी दीवार को थोड़ा-सा हम लोग पीछे शिफ्ट कर देते हैं। इसकी दीवार को हम लोग पीछे शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, रिब्स जो होगा वो दीवार क्या है, रिब्स है। तो रिब्स मूव करेगा अप, ऊपर मूव करेगा, और आउटवर्ड। ये छत भी ऊपर, आउटवर्ड मूव, अपवर्ड, छत मूव किया अपवर्ड, रिब्स मूव्स अपवर्ड, और ये जो है ये क्या हो गया, ये आउटवर्ड मूव किया। तो ये जो दीवार है, ये जो रिब्स है, वो बाहर की ओर मूव किया और ऊपर की ओर मूव किया। और ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर जो है वो कहाँ गया, नीचे जाएगा, तभी साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो पहले जो था आप देख सकते हैं, पहले जो था इतना साइज़ था इसका चेस्ट का, अब कितना साइज़ हो गया, इतना साइज़ हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना साइज़ हो गया, तो इट मीन्स व्हाट, ये जो साइज़ इंक्रीज़ कर गया है, तो उससे क्या हो कि मोर एंड मोर ऑक्सीजन जो है आ जाएगा, और मोर एंड मोर ऑक्सीजन जो है आएगा, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ही है। लेकिन जब एक्सहेलेशन होगा तो उसमें क्या होगा कि उल्टा, अब जो है लंग्स का साइज़ इंक्रीज़ नहीं करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उस वहीं पे रह जाएगा। एक्सहेलेशन क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए क्या होगा, लंग्स का साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो अब यहाँ पे चेस्ट कैविटी क्या होगा, यहाँ पे जो होगा डिक्रीज़ होने की बात हो रही है, तो डिक्रीज़ कैसे होगा, रूम का साइज़ डिक्रीज़ कैसे होगा, तो फिर से हम लोग देखते हैं। तो अब जो है रिब्स का साइज़ ये हो गया, नीचे वाला जो हो गया वो हो गया डायफ्राम, नीचे क्या हो गया, डायफ्राम हो गया, और ये हो गया आपका रिब्स, ये क्या हो गया, रिब्स हो गया, रिब्स हो गया। अब क्या करना है, इसके साइज़ को डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ करना है, तो ये जो जिसको हमने जो है रिब्स माना है, वो क्या करेगा, वो नीचे आ जाएगा। पहले क्या हो रहा था, अप जा रहा था, अब ये क्या हो रहा है, डाउन जाएगा। और ये पहले क्या हो रहा था, रिब्स बाहर जा रहा था, आउटवर्ड, ये इनवर्ड जाएगा। और पहले क्या हो रहा था, डायफ्राम, डायफ्राम नीचे जा रहा था, अब डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइज़ कैसे डिक्रीज़ हो गया। अब इतनी ही दूरी, अब इतना ही रूम का साइज़ बचा। इतना रूम का साइज़ में क्या होगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा वो साइज़ का साइज़ कैसा है, छोटा है, तो क्या होगा, बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर की ओर निकाल देगा, साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसको बाहर की ओर उल्टा प्रोसेस होगा। तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह क्या होता है कि साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है जब इन्हेलेशन होता है, और साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है जब एक्सहेलेशन होता है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मूवमेंट जो है जो साँस लेने के टाइम में आप जो है अ, आप एब्डोमेन पे अगर फिंगर रखेंगे तो ये मूवमेंट आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं nasal passages, oral, this is nasal passage, then oral cavity. Now this is trachea, trachea जो कि यहाँ पे ये trachea, then trachea, lungs, ribs, and this is diaphragm, this is diaphragm. तो हम लोग इन सब के बारे में देख लिए कि ये कहाँ होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस इस डायग्राम, डायग्राम को प्रैक्टिस करना है इसका। अब देखिए लंग्स को डैमेज कौन करता है, लंग्स को डैमेज करता है
ये स्मोकिंग, और स्मोकिंग जो है रिलेटेड है किससे? स्मोकिंग रिलेटेड है कैंसर से। नाउ नाउ लेट्स सी, यहाँ पे जो है ये नस्ल आपने देखा होगा नॉस्ट्रिल में हेयर होता है, हेयर होता है, यू हैव सीन। और यहाँ पे हेयर जो होता है वो क्या काम करता है, वो किस लिए दिया होता है? जैसे ईयर में वैक्स होते हैं, जो भी एयर के साथ जो हम लोग आवाज़ें सुनते हैं तो एयर के वजह से सुनते हैं, तो जो भी एयर के साथ कोई भी पार्टिकल ईयर में आता है तो वो वैक्स में चिपक जाता है ईयर में। तो ईयर में वैक्स क्या हो गया? ये हो गया सिक्योरिटी गार्ड, वो अंदर जो है घुसने नहीं देते हैं। उसी तरह जो नाक में जो जब हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ही नहीं आता है, ये एयर हम लोग लेते हैं। और इस एयर में डस्ट पार्टिकल भी आते हैं बहुत सारे, जो भी जो पार्टिकल नहीं आना चाहिए वो सब आ जाते हैं। तो क्या होता है कि वो पार्टिकल जो है वो हेयर जो होता है हमारे नोज में, उसी से ट्रैप हो जाता है, उसी में जो है उलझ जाते हैं, और बाकी एयर जो है हमारे लंग्स में चला जाता है। तो ये ट्रैप होने के बाद क्या होगा? ये पूरी तरह ट्रैप हो जाएंगे और ये पूरी तरह क्या हो जाएंगे? उलझ के यहाँ पे रह जाएंगे। तो ये पार्टिकल क्या करेंगे? कभी कभी इसको इरिटेट करेंगे, और इरिटेट करने के बाद क्या होता है कि स्नीजिंग होता है, जो खांसी होती है ना, तो स्नीजिंग होता है, और स्नीजिंग से सारे जो भी नोज़ में जो भी पार्टिकल थे, जो भी इस तरह के फॉरेन पार्टिकल जो थे, जो अच्छे नहीं थे, जो ट्रैप हो गए थे, वो सारे बाहर एक फोर्स के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो हम लोगों को प्रिकॉशन ये करना चाहिए कि हमें जो है ऐसे प्रिकॉशन लेने चाहिए कि ये एक्सेल्ड जो भी डस्ट पार्टिकल है या जो भी हमने एक्सेल किया वो दूसरे को नहीं, दूसरा इनहेल नहीं कर पाए। तो हम लोग कफिंग स्नीजिंग के टाइम में क्या लेंगे? रुमाल का यूज़ करेंगे। और जो स्नीजिंग और कफिंग होता है वो ऐसे कंजेस्टेड प्लेस पे होता है, जैसे बस स्टॉप हुआ, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत धूल होता है, वहाँ पे ज़्यादा स्नीजिंग होता है। तो यही बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म, ये क्या है? स्नीजिंग जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी के लिए। तो ये इस तरह जो है कोई भी डस्ट पार्टिकल को बॉडी जो है नोज़ अंदर आने नहीं देता है। नाउ लेट्स मूव टू अदर पार्ट। अब ये कुछ एक्टिविटी है जिसको हम लोगों को पढ़। नाउ बाय द डायग्राम यू कैन सी द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इनहेलेशन। यहाँ पे रिब्स क्या हो रहा है? रिब्स जो है मूव कर रहा है, और अब देख सकते हैं रिब्स मूव्स आउट, बाहर की ओर मूव कर रहा है, और डायफ्राम जो है मूव कर रहा है नीचे की ओर। नीचे एरो आप क्या देख रहे हैं? एरो से ये पता चल रहा है कि जो है बाहर की ओर मूव कर रहा है, और रिब्स जो है ये जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है। उसी तरह आप यहाँ पे देखते हैं रिब्स, ये डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था? नीचे की ओर, और ये यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, और रिब्स सब अंदर की ओर जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। अब इसका एक मॉडल हम बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं, और इसको हम अच्छी तरह से ये प्रोसेस को दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनहेलेशन में क्या हुआ है। इनहेलेशन जैसे हुआ है, डायफ्राम रबर सीट को इंक्रीज कर दिया, तो बलून जो है, ये बलून का यूज़ किया गया है। ये बलून जो है यहाँ पे डिफ्लेटेड था। जैसे एक्सहेलेशन में क्या होता है? जैसे ये डायफ्राम अंदर गया, दैट इज़ रबर सीट जो है अंदर गया, तो बलून जो है उसका साइज डिक्रीज हो गया, लंग्स का साइज डिक्रीज हो गया। बलून शोज द व्हाट? बलून शोज दिस लंग्स को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे जैसे एक्सहेलेशन इनहेलेशन हुआ तो डायफ्राम नीचे गया, दिस इज डायफ्राम, तो लंग्स का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर गया। तो इस तरह हम लोग जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का ये मॉडल है। नाउ अब जो है एक एक्टिविटी है, इसमें ये देखना है कि आप अपने क्लासमेट से कंपेयर कीजिए कि किसका चेस्ट जो है मैक्सिमम जो है एक्सपेंड कर सकता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं अपने क्लासमेट का ये मेजरिंग टेप यूज़ करके ये देख रहा है। नाउ व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? अब हम लोग क्या सांस में से बाहर निकालते हैं?
ओके। तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हम लोग क्या सांस से निकालते हैं, एक्सहेलेशन में क्या रिलीज होता है। तो हमने पढ़ा एरोबिक रिस्पिरेशन में, तो हमने क्या पढ़ा एरोबिक रिस्पिरेशन में, ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगा और वाटर वेपर बनेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या हम लोग सांस में बाहर निकालते, एक्सहेलेशन में क्या चीज़ निकालते, तो क्या निकालेंगे हम लोग, CO2, एनर्जी। एनर्जी तो बॉडी में यूज़ हो जाएगा और वाटर वेपर निकलता है। तो वाटर वेपर का सिंपल एक्सपेरिमेंट है, जब आप मिरर लीजिए और मिरर के पास अपने जो भी एक्सेल एयर है तो एक्सेल करके देखिए, तो जो आईना होगा वो धुंधला हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो एक्सेल एयर है उसमें जो है वाटर वेपर है। दूसरा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, CO2। CO2 था एक्सहेलेशन में क्या था, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन किया और ये CO2, H2O और एनर्जी दिया। तो इसका H2O तो हमने देख लिया। अब CO2 को क्या करेंगे हम लोग, CO2 का कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फेमस टेस्ट है जो 7th में भी आपने पढ़ा होगा कि टर्न्स जो है लाइम वाटर मिल्की। जो लाइम वाटर जो होता है, चूना का पानी जो होता है, उसको मिल्की दूध जैसा बना देता है। तो दूध जैसा ये बना देता है। इट मीन्स व्हाट, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट है। तो हम इसके लिए एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी में जो है लाइम वाटर लेना है और लाइम वाटर में क्या करना है, और इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है और टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है। और ये स्ट्रॉ है, एक पाइप है जो हम लोग फ्रूटी जिसे पीते हैं, तो इस स्ट्रॉ का यूज़ करना है और उसमें से फूकना है। फूकने के बाद ये लाइम वाटर किस में हो जाएगा, मिल्की बन जाएगा। ये लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा। तो इट मीन्स व्हाट, इट कंटेन, आवर एक्सेल एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हम लेते हैं एयर सांस में, तो एयर केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर। तो हम लोग मिक्स एयर लेते हैं। इवन कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी आते हैं, लेकिन परसेंटेज उसका कम होगा। फिर जो एक्सेल एयर जो होता है, इनहेल्ड एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक्सेल एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो है हम लोग मिक्सचर ऑफ एयर लेते हैं, ना कि ऑक्सीजन लेते हैं, ना कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। और जो कहा जाता है प्राणायाम, योगा, जनरली योगिक एक्सरसाइज जो होते हैं, जो लंग की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। और लंग्स का कैपेसिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सेल अच्छे से काम कर पाएगा। सो योगा जो है बहुत ही ज़रूरी है। नाउ ब्रीदिंग इन एयर इन अदर एनिमल। अब ये दूसरे एनिमल सांस कैसे लेते हैं ये हम लोग देखेंगे। अब हमने देख लिया कि हम लोग के अंदर कैसे जो है ब्रीदिंग होता है, रिस्पिरेशन होता है। नाउ लेट्स सी हाउ अदर एनिमल ब्रीथ और रिस्पायर, इवन प्लांट। तो सबसे पहले मैं छोटे एनिमल्स की बात करूँगी। ये छोटे एनिमल्स जनरली इंसेक्ट होते हैं और ये कॉकरोच का एग्जांपल लूँगी। और कॉकरोच के साइड्स में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे पत्ते में छोटे छेद होते हैं तो स्टोमाटा कहेंगे, तो उसी तरह कॉकरोच के साइड में क्या होगा, बॉडी के साइड में छोटे छोटे छेद होंगे और ये जो साइड्स में छेद होता है उसको कहेंगे स्पाइरकल्स। तो दो ही चीज़ है इसमें जो आपको याद रखना है, स्पाइरकल्स याद कर रखना है और ट्रैकिया। तो स्पाइरकल्स जो होते हैं वो बॉडी के साइड में होते हैं, एस फॉर साइड, एस फॉर स्पाइरकल्स। तो दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। तो और इससे क्या होता है कि वो लोग जो है, जैसे हम लोग का नोज़ होता है, नोज़ से हम लोग सांस लेते हैं, ये स्पाइरकल, और जैसे पत्तों में जो स्टोमाटा होता है उससे वो लोग सांस लेते हैं, उससे वो लोग एयर लेते हैं। उसी तरह ये जो स्पाइरकल्स है वो ऑक्सीजन उससे जाता है बॉडी के अंदर।
और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो ये स्पाइरिकल्स जो होंगे वो इनको मदद करेंगे। उसके बाद जो पहुंचता है बॉडी में, तो जो एयर पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है? नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, और जिसको नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब से पहुंचता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकियल ट्यूब होता है वहाँ पे डिफ्यूज़न होता है। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है क्या करता है, एयर जाएगा कहाँ पे? ट्रैकियल ट्यूब में जाएगा। जैसे हमारे बॉडी में कहाँ जाता था, नसल कैविटी से जाता था, जो लंग्स में जाता था, उसी तरह ये जाएगा ट्रैकियल ट्यूब में, और यहाँ से ये डिफ्यूज़ करेगा बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू से पहुँचेगा सब सेल तक। और उसके बाद जो है जैसे सेल में, चूँकि ये सेलुलर रिस्पिरेशन है, तो जैसे ही सेल में रिस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर ट्रैकियल ट्यूब में एक्सचेंज होगा और फिर ये बाहर स्पाइरिकल से बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिया, तो मेन जो ऑर्गन होता है ये होता है ट्रैकिया। और नॉस्ट्रिल, जैसे हमारे बॉडी में लंग्स होता है मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन, उसी तरह ट्रैकिया जो होता है इसका इंसेक्ट का मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। और स्पाइरिकल्स जो होता है, होल जो होता है बॉडी का, वो जस्ट लाइक नोज़ की तरह ये काम करते हैं। और भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग देख लेते हैं। अर्थवॉर्म जो होता है वो स्किन से सांस लेता है, बिकॉज ये जो स्किन होते हैं उसके मॉइस्ट होते हैं और स्लीमी होते हैं, और इसके थ्रू वो क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। गैस जो है इसके अंदर इजीली जो है पास करते हैं और जो है बाहर निकलते हैं। तो इस तरह जो है ये सांस लेता है। दूसरी बात, जो फ्रॉग जो होता है, जनरली क्वेश्चन रहता है अर्थवॉर्म जो है कैसे सांस लेते हैं, तो ये क्वेश्चन रहता है। तो दे ब्रीथ थ्रू स्किन। और नेक्स्ट है फ्रॉग चूँकि कैसा है, फ्रॉग वाटर में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। तो लैंड में रहने के लिए क्या चाहिए? लंग्स चाहिए, मेनली लंग्स चाहिए, या कुछ दूसरे इंसेक्ट्स में जो है दूसरी तरह जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उसमें दूसरे ऑर्गन होते हैं। तो फ्रॉग के पास लंग्स होता है 2 पेयर, जो जैसे ह्यूमन बीइंग के पास होता है, पेयर ऑफ लंग्स होगा ह्यूमन बीइंग की तरह। और ये जो सांस लेंगे ये स्किन से भी सांस लेते हैं। और तो चूँकि ये दोनों जगह रहते हैं, तो इसीलिए इनका जो रेस्पिरेशन का जो कैपेसिटी है वो दोनों का कैपेसिटी है, लंग्स ये लैंड पे भी और वाटर में भी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वेल्स और डॉल्फिन्स बाहर क्यों निकलते हैं? तो उनमें जनरली क्या होता है कि उनमें गिल्स नहीं होता है, वो बाहर आके सांस लेते हैं। तो इस तरह जो है वो रिस्पिरेशन के लिए जो भी ब्रीदिंग होता है वो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ना कि वाटर में। अगर उनके पास लंग्स होता तो वाटर में भी ले सकते थे, लेकिन लंग्स होता नहीं है ना। ब्रीदिंग एक्चुअली लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते हैं ना। ब्रीदिंग अंडर वाटर, ब्रीदिंग जो है वाटर के अंदर कैसे होगा? तो मैंने जैसे अभी बताया कि उनमें क्या होता है, गिल्स होता है। और ये गिल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन जनरली क्या होता है कि वाटर में डिज़ोल्व होता है, और वाटर जो है इनके गिल्स के ऊपर से गुजरेगा। वाटर क्या करेगा, गिल्स के ऊपर से गुजरेगा, और जैसे गिल्स के ऊपर जो गुजरता है वाटर, तो ये क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं। उसमें से ये जो गिल्स में स्पेशल कैपेसिटी होता है, ये ऑक्सीजन ले लेगा और ये ब्लड वेसल्स को दे देगा, क्योंकि गिल्स के पास जो है, गिल्स में जो है बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन दे देगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वापस देना है तो ये गिल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में दे देगा, तो ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ
गैसेस। तो इस तरह ये एक्सचेंज करते हैं। नाउ लेट्स सी डू प्लांट्स रिस्पायर। तो ये जनरली हम लोग छोटे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है इन द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसे भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी देने वाला जो प्रोसेस है एक ही प्रोसेस है, दैट इज़ रिस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस जो रिस्पिरेशन होगा उसमें चाहे कोई भी हो, उसमें ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आएगा, एक्सेप्ट इन द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन में दूसरी बात होगी, लेकिन एरोबिक रिस्पिरेशन में इस तरह की बातें होगी। तो प्लांट भी जो है रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। नाउ अब ये जो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन इसमें क्या होगा, सेलुलर रिस्पिरेशन होगा, सेल में रिस्पिरेशन होंगे, और सेल में ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज होंगे, जैसे कि हम लोग में होता है। और इसी तरह क्या होगा कि ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और ऑक्सीजन जो है लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते हैं। तो प्लांट में ये सिस्टम बना हुआ है कि जितने भी पार्ट हैं वो इंडिपेंडेंटली रिस्पिरेशन करते हैं। तो जैसे अब ये आता कहाँ से है, तो अगेन जैसे स्पाइरिकल्स होता है आपका जो है इंसेक्ट में, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि स्टोमाटा होता है, और ये स्टोमाटा जो होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं, जो कि रिस्पिरेशन में जो पार्ट्स जो जिधर से क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो इस तरह जो है, और इस तरह क्या होगा कि वो एनर्जी जो है रिलीज़ करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। अब प्लांट रूट को भी चाहिए एनर्जी, तो प्लांट जो रूट के जो सेल होते हैं वो भी क्या करते हैं, एयर लेते हैं। कहाँ से एयर लेते हैं, एयर लेते हैं सॉइल से। सॉइल के बीच में एयर होता है, सॉइल के बीच में होल होता है, और ये जो होल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन एयर होता है। सो दे टेक एयर फ्रॉम सॉइल पार्टिकल, एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ से ये रूट हेयर है, दिस इज़ रूट हेयर, और रूट हेयर के जो बगल में सॉइल पार्टिकल है उसके बीच में क्या है, एयर है, और ये एयर ले रहे हैं। तो और कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है रिलीज़ कर देंगे। तो इस तरह हमने देखा कैसे जो है प्लांट रिस्पिरेशन करते हैं, दूसरे एनिमल्स कैसे रिस्पिरेशन करते हैं, कौन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। सो एवरीथिंग वी हैव सीन। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।